प्रश्न और उत्तर भी याद हो जाएंगे। प्रश्न और उत्तर भी याद हो जाएंगे जब फ्लोरिया सर आपको अपने यूट्यूब चैनल से पढ़ाएंगे। तुम देखते रहना इस चैनल को शिद्दत से मेरे दोस्तों। देखना, देखते ही देखते आप भी एक दिन सामान्य ज्ञान के ज्ञानी पंडित बन जाएंगे। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों, मैंने यह पंक्तियाँ उन बच्चों के लिए की हैं जिन्हें यह बार बार शिकायत रहती है कि हम सामान्य ज्ञान तो बहुत पढ़ते हैं और लेकिन हमें याद नहीं रह पाता। इसीलिए मैंने आपको सरल शब्दों में और किसी भी प्रश्न को उसके ट्रिक के माध्यम से याद कराने का एक तकनीक यहाँ पर शुरू की है, जिसमें मैं आपको हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का, हर उत्तर का एक डिस्क्रिप्टिव वर्णन देता हूँ और उसके बारे में हर चीज़ डिटेल बताता हूँ। और वह प्रश्न के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में बन सकता है तो पक्का इतने में से ही आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आजकल हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पार्ट 4 तक हमने कर लिया है। आज पार्ट 5 है। लेकिन मैं जैसा कि हर पार्ट के अंत में, हर भाग के अंत में एक आपको प्रश्न देता हूँ होमवर्क के लिए, और आपको उसका आंसर देना होता है। तो मेरा पार्ट 4 का अंतिम क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था, और आपने बहुत अच्छा उसका आंसर दिया था। लेकिन कुछ बच्चों ने उसका आंसर थोड़ा गलत दिया था, तो उन बच्चों की यहाँ पर मैं उस क्वेरी को, उस जिज्ञासा को शांत करना चाहूँगा। तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं कि उसमें प्रश्न था, अल्मोड़ा कांग्रेस के जनक या पिता किसे कहा जाता है। देखिए, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और एक अल्मोड़ा कांग्रेस थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है ना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, ठीक, मुंबई में एलन एक्टोवियन ह्यूम ने की थी। और आपको पता है कि वह एक अंग्रेज था और उस समय इटावा इटावा का कलेक्टेड था, जिसको कि आज डीएम कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन हाँ, हमारा यहाँ पर प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना या अल्मोड़ा कांग्रेस के जनक कौन हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन बता दें कि अल्मोड़ा में जो कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी, और उसका आंसर है हरगोविंद पंत। देखिए, अब यहाँ पर केवल हरगोविंद पंत ने ही इसकी स्थापना तो नहीं की थी, यहाँ पर अनेक महाविद्वानों ने इसकी स्थापना की थी, जैसे हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, विक्टर मोहन जैसी, कामरेड गोविंद सिंह, ऐसे या पूर्णचंद्र जोशी, ऐसे बहुत से लोग थे। लेकिन हरगोविंद पंत ने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया, इसलिए हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस का जनक या पिता कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए। थोड़ा उनके प्रोफाइल के बारे में चल देते हैं, देखते हैं कि हरगोविंद पंत की शख्सियत थी कौन थे। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत जो भारत के गृह मंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो गोविंद से पहले दो अक्षर आ रहे हैं यहाँ पर हर। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में, 10 सितंबर को 1887 ईस्वी में, जिनके जन्म दिवस को उत्तराखंड गौरव दिवस, अर्थात 10 सितंबर को उत्तराखंड का गौरव दिवस, गौरव क्यों, क्योंकि इनको भारत रत्न मिला है, ठीक है ना। तो गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा में ही हुआ था, खूंट ग्राम में, जो कोसी से थोड़ा ऊपर है। लेकिन हर गोविंद पंत, गोविंद से पहले दो अक्षर आ रहे हैं तो 2 साल पहले हम इसको कर रखते हैं। तो हर गोविंद पंत का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। तो आपको एक ट्रिक बता दी और एक साथ दो महापुरुषों की जन्म जन्म ईयर आपको बता दिया है। और एक ट्रिक और बता देता हूँ, हर गोविंद पंत कैसे याद करना है। हर गोविंद पंत का जन्म 1885 ईस्वी में चितई ग्राम में, जहाँ चितई गोलू मंदिर है, वहाँ पर इनका, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। और कांग्रेस के जनक कहा जाता, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी 1885 ईस्वी में ही हुआ था। ये एक संयोग है, कोइंसिडेंस है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी, और 1885 ईस्वी में हरगोविंद पंत का जन्म हुआ था, और जिन्होंने उत्तराखंड में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की थी। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर कुछ जानकारियाँ मिल गई। और इनका जन्म 1885 ईस्वी में चितई में 19 मई को हुआ था, और 18 मई को, एक दिन पहले अपने बर्थडे से, 18 मई को 1957 को इनकी डेथ हो गई थी। इनके पिता का नाम धर्मानंद पंत, मम्मी का नाम श्रीमती आनंदी पंत था, और ये अधिकांश समय प्रयागराज में रहे, प्रयागराज जिसको कि अभी इलाहाबाद या इलाहाबाद भी कहा जाता था। और इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके नाम पर ही अल्मोड़ा का जो हर गोविंद पंत हॉस्पिटल है, इन्हीं के नाम पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जो लगती है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था और भारत का संविधान बनने की बात आई, तो
भारतीय संविधान सभा में जो जितने भी सदस्य थे, उन सदस्यों में एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, अर्थात उत्तराखंड का महापुरुष भी भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित थे। और जब उत्तराखंड भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए 1952 में, और हर राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए, अर्थात विधायक का चुनाव हुआ। तो इसी क्रम में उस समय जो उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड का ही आप जिसको बड़ा भाई बोला जाता है, उसमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा सीट से इन्होंने कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसी की पार्टी पर, उसके टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी गई थी। तो हरगोविंद पंत के बारे में आपको बहुत डिटेल से मैंने बता दिया है। और अब आज चलते हैं आज के प्रश्न पर। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और आपको यह कन्फर्म है कि इसमें से अधिकांश प्रश्न आपके उत्तराखंड से रिलेटेड सभी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन हर उसमें से पहुंचेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, और आज आपको बता दूं कि आज के जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं, ये सभी के सभी उत्तराखंड के पर्यावरण या पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो पर्यावरण से रिलेटेड आजकल बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहते हैं? उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहते हैं। पहले बता देता हूँ कि हरा सोना किसे कहते हैं। एक हरा सोना होता है तेंदू पत्ता, ठीक है ना, तेंदू पत्ता होता है, जैसे केले का पत्ता, माओ का पत्ता कहते हैं ना यहाँ पर। तो तेंदू एक वृक्ष होता है, उसके पत्ता होता है, जिससे कि बहुत सारी उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे बीड़ी का कवर बनाने में, जो बीड़ी बनाते हैं उससे का कवर भी तेंदू के पत्ते से बनता है। तो ये बहुत महंगा बिकता है, तो इसको हरा सोना कहा जाता है। मैं उत्तराखंड का हरा सोना नहीं बोल रहा हूँ, केवल हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? तेंदू पत्ते को, अगर आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा अलग है, इसको ध्यान दें। तो प्रश्न सुनना और प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहा जाता है? आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर, बांज का वृक्ष, ठीक है ना, जो उत्तराखंड में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। बांज को अंग्रेजी में ओक कहते हैं, OAK, ओक वृक्ष भी कहते हैं। और इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, उत्तराखंड का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहा जाता है? बांज का वृक्ष। जबकि वैसे सामान्य अर्थों में हरा सोना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कि तेंदू पत्ते को, जैसे आपने सुना काला सोना कोयले को कहा जाता है ना। तो बांज का वृक्ष क्या होता है? बांज के वृक्ष को अगर हम देखें तो इसे हिंदी में बलूत या शाहबलूत भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको ओक कहते हैं। और कहते हैं कि बांज का जो वृक्ष है, इसकी लगभग 400 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पे बांज के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और बांज के बीज दिखाई दे रहे हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये पानी के संचय करने के लिए पानी का संरक्षण करता है, भूमिगत जल को बनाए रखता है। इसकी बहुत सी खासियत होती है, लकड़ी बहुत मजबूत और इमारती लकड़ी होती है, इसलिए इसको हरा सोना, सोने के रूप में कहा जाता है। तो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अब दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बांज का वृक्ष पानी को बचाता है, तो ऐसी एक पेड़ है जो पानी को नुकसान पहुंचाता है। तो पर्यावरण आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा आपकी स्क्रीन पर। तो पर्यावरण आतंकवादी के नाम से यूकेलिप्टस पेड़ को माना जाता है, जिसको एक नीलगिरी नाम से, सफेदा नाम से, या कभी कभी गोंद का वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके मैंने चार नाम बता दिए, एक यूकेलिप्टिस, दूसरा नीलगिरी, तीसरा सफेदा, चौथा गोंद का वृक्ष। इसके बारे में आपको एक थोड़ा विशेष चीज़ बता दूं कि यह 700 प्रजातियां होती हैं, अर्थात यूकेलिप्टस के 700 प्रकार के पेड़ होते हैं। और जिसमें से 685 केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। तो ऑस्ट्रिया एक अलग देश था, जो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट देश था, ऑस्ट्रिया। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहाँ की अभी क्रिकेट की टीम है। और जो 685 ऑस्ट्रेलिया में पेड़ होते प्रकार के अकेले वहाँ पाए जाते हैं 700 में से, और केवल 15 प्रकार के जो यूकेलिप्टिस होता है वो अन्य देशों में पाया जाता है। और इसको कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा में गम का पेड़ भी कहते हैं, लोकल पहाड़ी एरिया में। तो पांच नाम आपको बता दिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ बच्चे अगर कोई इंग्लिश का या RRB या किसी और SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक सेक्शन आता है इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश में स्पेलिंग चेकिंग का आता है। तो वहाँ पर बहुत बार यह स्पेलिंग पूछी गई है, यूकेलिप्टिस की स्पेलिंग अंग्रेजी में करेक्शन करने के लिए पूछी गई है। तो आपको बता देता हूँ, EUCALY यूके लिप्टस बोलते हैं, ठीक है। तो यूके लिप्टस को क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैंने बहुत कलेक्शन किया है आपके लिए।
देखो यूकेलिप्टस जो होता है, इसकी पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर बहुत अंदर तक चली जाती हैं, जिससे कि ये वहाँ के जो लवण खनिज लवणों को नष्ट कर देती है, और जहाँ पर यूकेलिप्टस का पेड़ होता है वहाँ की जमीन की उपजाऊ शक्ति बहुत खत्म हो जाती है और बहुत कम हो जाती है। एक तो यह इसका नुकसान है। दूसरा क्या नुकसान है कि इसके जो पत्तियां होती हैं, जिनमें जड़ों के माध्यम से पेड़ों को पानी को अवशोषित करती हैं, और पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन कर देती हैं, उसको उड़ा देती हैं। ठीक है ना। और जो कि अन्य पेड़ों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक करती है, 3 गुना अधिक पानी सोखता है यह पेड़। और आपको अगर आज जानकर आश्चर्य होगा, ये प्रतिदिन 24 गैलन पानी क्या करते हैं, हवा में वाष्पोत्सर्जन कर देता है जमीन से निकाल कर। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि 24 गैलन है तो लीटर में कितना होगा, तो आपको बताते हैं कि 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। तो 1 गैलन का 3.7 लगभग लगभग 4 लीटर से थोड़ा सा कम। तो अगर 24 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 90.84 लीटर। तो एक पेड़ एक दिन में लगभग 90 लीटर, 90.84 लीटर पानी हवा में उड़ा देता है। तो यह जमीन की भूमिगत जल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता देता हूँ कि गैलन तो आपको पता है, एक बैरल भी होती है। बैरल का यूज कहाँ होता है, जब हम विदेशों से पेट्रोलियम का आयात करते हैं, सऊदी अरब से, खाड़ी देशों से, तो बैरल में आता है। तो एक बैरल बराबर 158.984 लीटर होता है। ठीक है। लगभग लगभग अगर हम इसको मोटे मोटे माने तो 159 लीटर। अगर एक्यूरेट माने तो 158.984 लीटर पानी। ठीक है। यूकेलिप्टिस, तो यूकेलिप्टिस का पेड़ जहाँ नुकसानदायक है, इसके कुछ फायदे भी हैं। इसको बहुत से किसान अपने घरों में लगाते हैं। क्यों, देखते हैं पहले। इसका प्रयोग वैसे आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से इसको भारत अंग्रेज लाए थे। और क्यों लाए थे, क्योंकि भारत में उसमें बहुत दलदली ज़मीनें थी, तो उन्हें अपने कारखाने लगाने थे, मजदूरों को बसाना था, तो उनने इसको वहाँ से लाकर, क्योंकि आपको पता है कि यह पानी को वाष्पोत्सर्जन कर देता है, हवा में इसको पानी को कर देता है, तो दलदली ज़मीन को सुखाने में काम करता था। अब दलदली ज़मीन जहाँ होती है वहाँ पर क्या होते हैं, कीचड़ होगा, कीचड़ होगा तो मलेरिया होगा। तो मलेरिया को सोखने में, रोकने में भी इसका बहुत योगदान होता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, जलाने के लिए बहुत यूज होती है। गंदे नालों को यहाँ पर एक पानी को वाष्पोत्सर्जन करके साफ कर देता है। बहुत से कीटनाशकों का प्रयोग में इसमें यूज होता है। ठीक है। इससे टेनिन और रेजिन नामक पदार्थ भी बनाया जाता है, जो कि हमारे बहुत सी चीज़ों में, पेंट में, इन चीज़ों में और चीज़ों में काम आता है। और यह पेड़ की एक खासियत है कि अधिकतर पेड़ सीधा होता है, तो लोग इसमें ज़मीन का यूज बहुत कम हो पाता है, सीधा यह जगह कम घेरता है, तो लोग इसको अपने खेतों में पेड़ों पर लगा देते हैं फायदे के कारण। आर्थिक दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत नुकसानदायक पेड़ होता है, इसे लगाने से बचना चाहिए। तो आज का तीसरा प्रश्न, चिपको वुमेन किस महिला को कहा जाता है। चिपको वुमेन, आपको पता है कि भारत में एक आंदोलन हुआ था, वन आंदोलन में, आपको पहले बता दिया। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं पर्यावरण से संबंधित हैं। तो चिपको वुमेन गौरा देवी को कहा जाता था। तो गौरा देवी कौन थी, इनको चिपको वुमेन क्यों कहा जाता है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के पिता कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र नाम से भी जाना जाता है। तो को वृक्ष मित्र, ये टिहरी के निवासी थे। ठीक है ना। ओके, उत्तराखंड के टिहरी के निवासी थे। और इन्होंने 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, कामरेड गोविंद सिंह और गौरा देवी, इन लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए जंगलों का आंदोलन शुरू किया 1970 में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो आपका आंसर थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है। 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन वाली जो घटना हुई थी वो हुई थी। क्या हुआ था कि उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने इलाहाबाद की एक कंपनी थी जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, जो खेल कंपनी थी, खेल का सामान बनाती थी। तो उस समय की जो अंगों के पेड़ थे, अंगो आपको पता है कि एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत मजबूत होता है, और उसका लकड़ी का यूज खेल के सामान बनाने में, जैसे बैट हो गया, हॉकी स्टिक से हो गया, स्टैम्प से हो गया, बेल से हो गया, बनाने में किया जाता है। लेकिन ये बहुत हल्की होती है और लेकिन मजबूत होती है। ठीक है ना। तो ये पेड़ को, इस कंपनी को क्या कर दिया, साइमन वुड उस कंपनी का नाम था। रैणी गांव में, उत्तराखंड के चमोली के गोपेश्वर से नज़दीक रैणी गांव में क्या किया, 2400 पेड़ काटने का आदेश दे दिया, ठेका दे दिया। जब इन महिलाओं को पता चला तो गौरा देवी वहां पहुंच गई और वह पेड़ों पर लिपट गई, और अपने 27 सदस्यों के साथ, महिला मंगल दल के सदस्य, वहां के गांव के महिलाओं के साथ वहां पर पेड़ों से चिपक गई। आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो और जिससे कि उनको
पेड़ काटने में बहुत परेशानी हुई और वो नहीं काट पाए और सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। इसी घटना को चिपको आंदोलन कहते हैं। तो चिपको आंदोलन की घटना जो हुई थी 26 मार्च 1974 को हुई थी। इनके इसी कार्य के कारण 1987 ईस्वी में सम्यक जीविका पुरस्कार मिला, जिसको राइट लिवलीहुड अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है। चिपको आंदोलन, ऐसा ही आंदोलन बहुत से राज्यों में हुआ, जैसे हर हर क्या कहते हैं, कर्नाटक में इसी आंदोलन को एपिको आंदोलन, एटिको आंदोलन कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कर्नाटक का चिपको आंदोलन क्या नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए एडिशनल प्रश्न है, तो इसलिए इसको आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। ओके, आप चलते हैं गौरा देवी कौन थी। थोड़ा सा गौरा देवी, क्योंकि चिपको वुमेन हमारा क्वेश्चन है, तो गौरा देवी का जन्म हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव के नजदीक। एक गांव है लाता ग्राम, चमोली में, 1925 ईस्वी में। ठीक है ना। इनका निधन हुआ 4 जुलाई 1991 ईस्वी में, 66 वर्ष की अवस्था में। क्या हुआ था, 1925 में जन्म हुआ, तो 12 साल की अवस्था में ही, 25 और 12, 1937 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका शादी हो गई अपने ही पड़ोसी गांव रैणी में मेहरबान सिंह के साथ। मेहरबान सिंह मुख्यतः एक गडरिया था। गडरिया किसे कहते हैं, ठीक है ना, जो भेड़ पालते हैं, बकरियां पालते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। तो लेकिन 10 साल बाद ही मेहरबान सिंह नेगी, जो भेड़ पालन करता था, ऊन का व्यापार करता था, उसकी मौत हो गई। और 1947 ईस्वी में यह 10 साल में ही विधवा हो गई थी गौरा देवी। तो बचपन से संघर्ष का सामना किया, तो इनको आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिली। तो देखो, पेड़ काटने के बचाने के लिए उससे ग्रामीण यह महिलाएं इस प्रकार चिपकी थी। ओरिजिनल फोटो है उस समय की, तो आप इस घटना को देख सकते हैं। ओके, आपका चौथा आंदोलन, मैती आंदोलन या मैती आंदोलन के पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो ये भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। तो देखते हैं मैती आंदोलन के पिता या जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है। मैती आंदोलन के पिता या जनक कल्याण सिंह रावत को कहा जाता है। कल्याण सिंह रावत मुख्यतः प्रवक्ता थे, जीव विज्ञान प्रवक्ता का मतलब अध्यापक थे, ठीक है ना, जो 11वीं 12वीं की क्लास को पढ़ाते हैं। और इन्होंने यह आंदोलन की शुरुआत की थी 24 फरवरी 1996 ईस्वी में। हर पेपर में, हर एग्जाम में इसकी डेट अलग दी जाती है, लेकिन जो सही आंसर है उसका यही माना जाएगा, ठीक है ना। अब बताते हैं मैती आंदोलन था क्या। देखो, मैती मतलब होता है मायका। गढ़वाल और कुमाऊं के लोग इसको मायका बोलते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि पेड़ पौधों का बहुत कटान हो रहा है, तो इन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में एक प्रस्ताव रखा कि जब भी मायके बेटी की शादी होगी, तो सभी बेटियां विवाह विवाह से पहले एक पेड़ का रोपण करेंगी, और कम से कम 2-3 साल तक उस पेड़ की रखवाली उसके घर वाले करेंगे। और उस पेड़ को विदाई के समय उसके पति के द्वारा और उस दुल्हन के द्वारा सींचा जाएगा, और उसके बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके घर वालों की होगी। और वो घर वाले उसको क्या करेंगे, उसकी याद आएगी, ठीक है ना। तो ये पेड़ रोपने की कहानी थी। तो इस प्रकार यह आंदोलन सक्सेस हो गया। लोगों ने हर गढ़वाल में आज भी जब कहीं महिलाएं का विवाह होता है, लड़कियों का विवाह होता है, तो यह पेड़ लगाने की रस्म की जाती है, और हर साल हजारों पेड़ लग जाते हैं हर शादी के साथ। तो इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। अब आज का अंतिम प्रश्न है, वृक्ष मानव किसे कहा जाता है। देखिए, वृक्ष मित्र कहा था इसको सुंदरलाल बहुगुणा को। वृक्ष मानव या वृक्ष ऋषि या वन ऋषि किसे कहा जाता है, ये है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जन्म भी टिहरी गढ़वाल में ही हुआ था, 2 जून 1922 ईस्वी को। और 18 जनवरी 2019 को शुक्रवार के दिन इनकी डेथ हो गई थी। इनकी बीबी का देहांत हो गया 1956 ईस्वी में। तो दूसरा विवाह किया, और ये इनके बेटे का नाम संतोष सकलानी था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनके भाई थे नरेंद्र सकलानी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और टिहरी रियासत से इनने बहुत ज़्यादा अपना वैचारिक मतभेद रहे, और यह शहीद हो गए कीर्ति नगर में। तो इन्हीं के नाम पर नागेंद्र वन या नरेंद्र वन की स्थापना की थी किन्ने, विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने। अब इन्हें वृक्ष मानव क्यों कहा जाता है, इस पर जरा चलते हैं। देखो, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव या वन ऋषि इसलिए कहा जाता है। वन ऋषि या वृक्ष मानव दो चीजें हैं, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। आपको बताया था एक जंगली भी कहा जाता था। जंगली किसे कहा जाता है, जगत सिंह चौधरी, जो रुद्रप्रयाग के बीएसएफ के पूर्व सैनिक थे। पिछली वीडियो में आपको उनके बारे में बताया था। तो ये पेड़ों से रिलेटेड जितने भी महामानव हैं, इनके बारे में आपने जानना है। तो इन्होंने क्या किया, धरती जो बंजर धरती थी, कहते हैं कि उनकी सींचने पर 50 लाख से अधिक महत्वपूर्ण पेड़ों का योगदान दिया। ठीक है, जैसे बांज, बुरास, सेमल, भीमल, ऐसे जो उपजाऊ पेड़ थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि एक दो इनके बहुत कथन है, बहुत फेमस हैं, कि 3 किलो की कुदाल मेरी कलम है, धरती मेरी किताब है, पेड़ पौधे मेरे शब्द हैं, मैंने धरती पर हरित इतिहास लिखा है। बहुत बार यह कोटेशन एग्जामों में पूछी गई है। तो क्या थी, 3 किलो की कुदाल मेरी कलम है,
धरती मेरी किताब है, पेड़ पौधे मेरे शब्द हैं, मैंने इस धरती पर हरित इतिहास लिखा है। एक तो ये कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन। दूसरा, इन्होंने कहा था कि पेड़ मेरे भगवान हैं, यही मेरी संतान भी हैं। पेड़ मेरे भगवान है, यही मेरी संतान है। यह कथन किसने कहा? विश्वेश्वर दत्त शुक्ला ने, वृक्ष मानव या वन ऋषि ने। तो इनको इनके इसी कारण 50 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगाए थे। इसी कारण इन्हें 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया, जो उस समय पर्यावरण के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता था। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार राजीव गांधी ने स्वयं इन्हें 1986 में प्रदान किया। एक घटना हो जाती है 1999 ईस्वी में, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। जब चेकअप किया जाता है चेन्नई में, तमिलनाडु के हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम किया है, इनकी आंखों की नसें फट गई हैं, इन्हें आई हेमरेज हो गया है, और यह केवल शारीरिक श्रम करने के कारण हुआ है धूप में। तो उनने कहा कि अगर इन्हें और जीना है तो इनको इस अपने पेड़ लगाने की या शारीरिक श्रम करने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वृक्ष मानव ने यह करने से साफ मना कर दिया और छुट्टी लेकर हॉस्पिटल से घर आ गए और दोबारा पेड़ लगाने में लग गए। तभी इनकी तबीयत खराब हुई। और आपको पता है कि 18 जनवरी 2019 ईस्वी को, शुक्रवार के दिन, पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अब आज का अंतिम सवाल आपके लिए पूछता हूँ, कि आज का सवाल है, इसका क्वेश्चन आपने देना है क्योंकि वृक्ष से रिलेटेड है। और इसका अंतिम जो वीडियो मैं बनाऊंगा, वह वीडियो भी क्या कहते हैं, केवल उसी पर डिपेंड रहेगा, उत्तराखंड के दिवस या उम, उत्तराखंड की प्रमुख घटनाएं, जो हर एग्जाम में एक घटना ऐसी आती है। तो आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताना है कि श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस 25 जुलाई को जो शहीद हुए थे, उसको उत्तराखंड में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो थोड़ा अच्छी लगी होगी। और अगर आपको यह वीडियो काफ़ी उपयोगी लगी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, और अपना ज्ञान अर्जन कीजिए। और हाँ, इसके नोट्स को कॉपी में सीरियल वाइज लिखते जाइए, जिससे कि आपको इनको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान